हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी और ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर के द्वारा आपकी तैयारी को और चार चांद लगाने के लिए आपकी तैयारी और अच्छी हो और आप अच्छे से अच्छे अंकों के साथ में अच्छी रैंक के साथ में आपका सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए आपको ये कक्षाएं जो है वो ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त हो रही है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के द्वारा ये किया गया कार्य आपके लिए निश्चित रूप से सफलता में चार चांद लगाएगा, सफलता में आपके पर लगाएगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। साथियों, जैसा जो जानते हैं, मेरा नाम जगदीश है और मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ हिंदी से। आज जो हम बात करेंगे या आने वाली कक्षाओं में हम जो बात करेंगे, हिंदी विषय का जो द्वितीय श्रेणी का जो पेपर है और द्वितीय श्रेणी में जो भी बात करें तो सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट का होता है, हिंदी विषय का जो होता है, तो उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। पहले तो हम जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के पश्चात किस तरह के प्रश्न आते हैं वो प्रश्न भी आपको इस क्लास में आपको बता दिए जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर वो जो प्रश्न है उन पर आपकी अप्रोच किस प्रकार बनी है वो आपको देखना है। आपको निश्चित रूप से ये कक्षाएं आपके लिए जो है लाभदायक साबित होगी, मुझे पूरा विश्वास है। आज इसके सेशन में, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, पहले थोड़ा सा हम सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं कि सेकंड ग्रेड जो है उसमें दो पेपर होते हैं। दो पेपर जो तैयारी करते हैं वो विद्यार्थी जानते हैं कि एक जीके का पेपर होता है जो आपके 200 अंक का होता है, एक जो विषय का पेपर होता है। साथियों, एक बात मैं और थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि जीवन में हमें कभी भी लकीर का फकीर नहीं होना है। कभी भी इस तरह से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट की, अरे हिंदी वाले टीचर ने सब्जेक्ट बोला, विषय नहीं बोला, इनसे कोई नाता नहीं। अपने जो है जीवन में हमेशा वस्तुनिष्ठता रखनी है, क्योंकि अपने जो पेपर है वो क्या है कि वस्तुनिष्ठता वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी जो है वो रखनी है आपको। और इसी तरह से आपको जो मूल सारांश जो ग्रहण करवाया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि विषय जो है वो होता है आपके 300 अंक का, और दोनों को मिलाकर अपने जो सेकंड ग्रेड टीचर की अगर मैं बात करूं तो 500 अंक का होता है। अगर हम स्कूल व्याख्याता की बात करें तो स्कूल व्याख्याता में आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र जो जीके का होता है वो 150 अंक का होता है, और विषय जो होता है विषय 300 का ही होगा। इसमें बात करेंगे तो इसमें कुल अंक जो है आपके 450 और 450 के अनुसार ही आपकी जो है वो मेरिट बनती है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है, सामान्य जानकारी है। फिर कट ऑफ कैसे कैसे जाती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा हम सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। सिलेबस, जब भी आप तैयारी करें तो सिलेबस जो है आपके लिए एक रोड मैप का काम करता है। आपको कहीं जाना हो और आपको मार्ग के बारे में जानकारी नहीं हो तो आप क्या करते हैं कि गूगल मैप खोल देते हैं, या फिर आपके पास में कोई मैप है तो वो मैप आप देखने लग जाते हैं। उसी तरह जब आप तैयारी कर रहे हो, आप अपनी मंजिल तक जा रहे हो तैयारी के माध्यम से, तो निश्चित रूप से आपके पास में सिलेबस होना अति आवश्यक है। तो यानी कि आप जैसे द्वितीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, प्रथम श्रेणी की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आपके पास में सिलेबस होना आवश्यक है। अभी जो मैं बात करूंगा, सिलेबस आप अपने पास में रखना और आपकी अप्रोच जो है वो किस प्रकार बनानी है, फिर हम कौन सा विषय जो है वो उसमें पढ़ेंगे, वो सारी चर्चाएं हम आज इस माध्यम से करेंगे। देखिए, आप अभी जो मैं बात करूं अगर, तो द्वितीय श्रेणी अध्यापक और हिंदी विषय की बात कर रहा हूं। हिंदी विषय की बात कर रहा हूं। अब हिंदी विषय में हम देखें तो अभी मैंने बात की थी कि हिंदी विषय जो है कुल है जो है वो 300 अंक का है। 300 अंक यानी कि आपका जो भी विषय होगा, चाहे आपके एसएस हो या अन्य कोई विषय हो, चाहे संस्कृत हो, सभी जो है वो आपके 300 अंक का होता है। अब इसमें यदि हम देखें तो कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप देखिए कि कहाँ आपकी अप्रोच अच्छी बनानी है। अच्छी तो सब में बनानी है, क्योंकि कहीं कोई ये नहीं चाहता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो, सभी यही चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो अपनी जो अप्रोच है वो तो बहुत अच्छी बनानी है, बहुत अच्छे से। ये कक्षाएं आपके इसीलिए हैं, और आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए सर का कि नागर सर ने आपके लिए ये जो है उपलब्ध करवाई है कक्षाएं। तो देखिए आप कि अगर हम
सिलेबस को यानी कि पाठ्यक्रम को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करें। अलग अलग हिस्सों में विभाजित करें तो देखो, एक तो आप देखिए व्याकरण जो है आपके लगभग 45 से 50 के बीच में इसके प्रश्न जो है व्याकरण के पूछे जाते हैं। जब भी व्याकरण पढ़े अपने मस्तिष्क में व्याकरण के 2 पार्ट कर लेवे। 2 पार्ट कैसे कर लेवे कि एक तो मुझे जो चीजें जो है बारंबार पढ़ते हुए उनको याद करनी ही है, और एक चीजें जो है वो विषय वस्तु जिसको मुझे समझना है। यानी एक तो हम समझने वाली बात कर रहे हैं, एक जो हम बात कर रहे हैं याद करने वाली। समझना और याद करना, वैसे क्या है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं है। लेकिन समझना और याद करना, इसमें अंतर क्या है वो देखिए। जैसे आपने इसमें पढ़ा, आप पढ़ेंगे संधि है या वर्ण है, समास है, उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद में प्रत्यय है। तो ये संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनको एक बार आप अच्छे से समझ लो तो फिर आपको इनके उदाहरण रटने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको इनके उदाहरण जो है वो कोई रटने नहीं पड़ेंगे, केवल थोड़ा सा इनको बारे में समझ लो। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि युग्म शब्द है जिनको हम कहते हैं समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, तो युग्म शब्द हो गए। या फिर हम बात करें कि विलोम शब्द है, विलोम शब्द, या हम बात करें कि लोकोक्तियां हैं, या मुहावरे हैं, ऐसे अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, ये जितने भी अलग अलग पार्ट हैं, आप अपना सिलेबस देख के सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट कर लेना, और 2 पार्ट कर लेना इसके, एक तो समझना और एक ये याद करना। इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, बार बार पढ़ेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ से मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, सब कर देंगे। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, बार बार पढ़ना, आपको पूरा याद करवा दिया जाएगा। तो व्याकरण का जो लगभग वेटेज में बात करूं तो 45 से 50 प्रश्न आते हैं। प्रश्नों की बात करें, सेकंड ईयर टीचर की हम बात कर रहे हैं, द्वितीय श्रेणी अध्यापक की, तो उसमें 45 से 50 प्रश्न, और 45 से 50 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। एक एक प्रश्न मायने रखता है, तो 45 से 50 प्रश्न तो बहुत होते हैं। और इसमें L2 की भी हम बात करें तो L2 में तो आपके 60 प्रश्न आ रहे हैं। अगर L2 की भी क्या तैयारी करते हैं, एक जो बेरोजगार विद्यार्थी होता है वो L2 की भी तैयारी करता है, जो वैकेंसी निकलती है सब तैयारी करता है। तो ये चीजें निश्चित रूप से आपके लिए कारगर साबित होगी कि इसको आप एक तो समझना और एक बात कर रहे हैं याद करना, इस तरह से आप सिलेबस का वर्गीकरण कर देंगे। तो यानी कि अपने सेकंड ईयर टीचर का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हम बात कर रहे हैं कि पहला बिंदु पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याकरण, और व्याकरण में आपको किस तरह से अपनी अप्रोच बनानी है। फिर हम आगे बढ़े कि व्याकरण के अलावा और क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो फिर हम चलते हैं काव्य शास्त्र की ओर। काव्य शास्त्र, देखिए काव्य शास्त्र जो है, काव्य शास्त्र में अनेक चीजें हैं। काव्य क्या होता है, सबसे पहले तो काव्य क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है कि काव्य क्या है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किसने कहा है, या वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसने कहा। ये परिभाषाएं जो मैं बात कर रहा हूं, या रमणीयार्थ अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किसने कहा। इस तरह के अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो काव्य के संदर्भ में हम बात करें तो लगभग 10 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, तो लगभग 10 प्रश्न जो है वो काव्य के आते हैं। और काव्य शास्त्र पूरा जो पार्ट है उसके 10 प्रश्न आते हैं, उसमें अलग अलग पार्ट है, हम देखते हैं। अब इसमें क्या क्या अप्रोच बनानी, देखो एक तो हम बात कर रहे हैं इसमें परिभाषा की, क्या देख रहे हैं, तो परिभाषा देख रहे हैं कि परिभाषा जो है, जैसे मैंने अभी बात की थी, शब्दार्थो सहितो काव्यम वामा, ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट, ऐसे कुछ कीवर्ड से आप क्या करें कि परिभाषा जो है वो याद रख ले। एक तो हो गया परिभाषा, एक प्रश्न तो इसमें से आता ही है परिभाषा का, चाहे वाक्यम रसात्मकम काव्य की बात करें, या रमणीयार्थ अर्थ प्रतिपादक शब्दों काव्यम की बात करें, या शब्दार्थो सहितो काव्यम की बात करें, ननु शब्दार्थो काव्यम की बात करें, एक प्रश्न आता ही है किसकी परिभाषा। फिर जैसे कि इसमें अलंकार जो है, अलंकार आपके सिलेबस में आप जब देखेंगे तो अलंकार कौन कौन, अलंकार वैसे तो अनेक है, और अलंकार का मतलब होता है आभूषण, यानी कि जिस तरह से एक नारी के
ऊपर जो है आभूषण शोभायमान रहते हैं, उसी प्रकार काव्यों में अलंकारों का होना अति आवश्यक है। तो आपके सिलेबस में कौन कौन से अलंकार एक बार आप देखना। मैं कुछ उदाहरण के तौर पर देखूं तो अलंकारो इति अलंकारः, इस तरह के एक दो आप परिभाषा का ध्यान रखेंगे। दूसरा की जो अलंकार है कि जैसे हम बात कर रहे हैं श्लेष, जैसे श्लेष आपके सिलेबस में, तो एक बार श्लेष को अच्छे से समझ ले। आपको कक्षा के माध्यम से सारा ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कक्षाएं चलती तो सब पढ़ा रखा है। तो श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वहां श्लेष होता है। तो ये जो व्याकरण में भी अगर आप चीजें अच्छे से पढ़ते हैं कि एक ही शब्द के अनेक, तलिहारी नृप कूप की गुण बिनु बूंद न देही। अब गुण है, गुण के दो अर्थ हैं, गुण रस्सी भी है और गुण गुण भी होता है। तो इस तरह से आप क्या करें कि श्लेष का मतलब चिपका हुआ, ऐसे परिभाषा भी याद कर ली तो आपको जो है वो आपका काम हो जाएगा। यानी सिलेबस में आपने देखा श्लेष, श्लेष के बाद में उसकी परिभाषा, परिभाषा से आपका प्रश्न जो है हल हो जाएगा। जो भी अलंकार है, चाहे वो श्लेष है, चाहे वो यमक है, चाहे उपमा है, उपमा है, भ्रांतिमान है या विरोधाभास है, अतिशयोक्ति है, मानवीकरण है, जितने भी अलंकार हैं, संदेह है, जितने भी हैं आप अच्छे से इनको देख ले। मैं परिभाषा सारी बता दी। फिर हम बात करते हैं, इसी में आपके आता है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति क्या है? शब्द की शक्ति है और सभी जानते हैं कि शब्द शक्ति जो है तीन शब्द शक्तियां होती हैं। तीन कौन कौन सी होती हैं? एक तो अभिधा होती है, एक लक्षणा होती है, एक व्यंजना होती है। तीन ही होती है ना। एक तो होता है, एक तो होती है अभिधा, अभिधा होती है, और एक जो है अभिधा के अलावा हम बात करें तो लक्षणा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंग्यार्थ जिसमें निहित होता है वो व्यंजना शब्द शक्ति है, जिसमें व्यंग्यार्थ है वो व्यंजना है। इस तरह से ध्यान रखना। तो ये जो शब्द शक्तियां हैं, किस तरह से ये जो शब्द शक्तियां हैं वो शब्द की शक्ति के रूप में कार्य करती है, वो देखते हैं। फिर और बात करें तो काव्य गुण, नाम से ही स्पष्ट, हिंदी में अधिकांश चीजें जो है उसके नाम हेडिंग से स्पष्ट हो जाती है। ये जो है वो नाम से ही स्पष्ट है। कि नाम से स्पष्ट कैसे है कि काव्य गुण है। अब काव्य गुण में किनके गुण होंगे? तो काव्य के गुण ही होंगे, और काव्य के गुण ही होंगे तो काव्य के गुण कौन कौन से? काव्य के गुण जो है वो तीन गुण है। एक तो हम बात करते हैं कि जैसे ओज गुण है, एक है उसमें प्रसाद, और एक है उसमें माधुर्य। तीन की बात कर रहे हैं, तीन ही होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। ओज, प्रसाद और माधुर्य की हम बात करें तो देखो कि ओज गुण जो होगा, अगर इसमें काव्य रीतियां भी हैं आपके सिलेबस में, काव्य रीतियां, काव्य रीतियां। अब काव्य रीतियों की अगर हम बात करें तो काव्य रीतियों की बात करें तो काव्य रीतियां जो है क्या है? तो काव्य रीतियां भी तीन है। तीन कौन कौन सी? एक तो है गौड़ी रीति, गौड़ी रीति, एक पांचाली, पांचाली, और एक है वेदर्भी, वेदर्भी रीति। अब वैसे मैंने इसके क्या सम्मुख ही लिखा है कि ओज गुण का संबंध कौन सी रीति से है? तो गौड़ी रीति से है। प्रसाद गुण का संबंध कौन सी रीति है से है? तो पांचाली से है। माधुर्य गुण जो है उसका संबंध कौन सी रीति से है? तो वेदर्भी है। अब ओज है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। आपने देखा है ये जो मैंने बोला हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो यानी कि संयुक्त द्वित्व व्यंजन की अधिकता है। संयुक्त द्वित्व व्यंजन जो है वो अधिक है, तो ये दोनों में आ जाएगा। दोनों में मतलब कि ओज गुण के अंतर्गत भी हम जब परिभाषा देखेंगे तो वहां पता चलेगा कि संयुक्त द्वित्व व्यंजन या फिर कठोर वर्ण, परुष वर्ण, इनकी अधिकता है। और जब गौड़ी रीति की बात करेंगे तो भी यही होगा। ओज गुण का संबंध कौन सी रीति से है? गौड़ी रीति से है। प्रसाद, प्रसाद गुण के लिए कहा जाता है कि जैसे जल, स्वच्छ जल होता है, और स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल की ये विशेषता होती है कि स्वच्छ जल में अगर पेंदे पर कोई वस्तु रखी हुई है तो वो वस्तु भी आपको सहज दिखाई दे देती है। तो प्रसाद गुण जो है उसमें क्या होता है कि जैसे प्रसाद गुण आपको देखते ही समझ में आ जाता है, और प्रसाद गुण का संबंध ही पांचाली रीति से है। जो प्रसाद है उसका संबंध ही किससे है? तो पांचाली रीति से है। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रसाद जो है वो सामान्य कोई बात की जाती है, समझ में आ जाती है, तो वो प्रसाद के अंतर्गत आता है।
फिर माधुर्य यानी कि मधुरता, मधुरता यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो वेदर भी, यहाँ पर श्रृंगार की बात होती है, प्रेम की बात होती है, यानी कि इसको हम ध्यान रखेंगे, ये श्रृंगार प्रेम, ये बात जो है वो इसके अंतर्गत आती है कि ये आलिंगन पुलक भर, ये आलिंगन पुलक भर, मेली भुजा भुज माए, मन क्रम वचन सो करत है, विविध क्रम सो बात, बातें वे बीती नहीं गई बीत ही रात। इस तरह से प्रेम के संदर्भ में कोई बात की जा रही है तो वो माधुर्य, मधुरता लिए हुए जो रहता है गुण, वो है माधुर्य गुण। और किस रीति से संबंधित है तो वो आ जाता है अपने विदर्भी रीति से। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद में कि रिवीजन के लिए आपका कॉन्फिडेंस जो है, देखो कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है ज्ञान से। अगर आप में नॉलेज होगा, ज्ञान होगा तो आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। और आप अगर आपने पूरे सिलेबस में एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा है तो आपके मन में हमेशा वही टॉपिक जो है वो खटकता रहेगा कि ये भी पढ़ लेता, वो तो आता ही नहीं, वो प्रश्न आ गया तो मैं क्या करूंगा, डिमोटिवेट होते जाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि इन चीजों को ऐसे ही समझ ले ताकि एग्जाम के समय आपको अच्छे से याद रहे। फिर इसमें हम बात करते हैं रस की। तो काव्य गुण देखें तो काव्य दोष की भी हम बात करते हैं कि काव्य दोष, जैसे खाना खाते हैं हम, काव्य दोष, खाना खाते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन बना हुआ है, स्वादिष्ट भोजन जो है वो स्वादिष्ट है और भोजन कर रहे हैं, उसी दौरान क्या होता है कि बीच में कंकड़ आ जाता है। अब कंकड़ आ जाता है तो अचानक आपका जो भोजन का जो मजा है वो किरकिरा हो जाता है। आप जो भी रसात स्वादन कर रहे थे, भोजन का आनंद ले रहे थे, वो आनंद जो है वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार काव्य के संदर्भ में हम बात करें तो काव्य के संदर्भ में अगर आप किसी काव्य का रसास्वादन कर रहे हैं, काव्य का आनंद ले रहे हैं, लेकिन वहां पर ऐसे शब्द आ गए जो उस काव्य के आनंद लेने में आपको कोई व्यवधान उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, तो उसको हम कहते हैं काव्य दोष। यानी काव्य के अंतर्गत जो दोष उत्पन्न हुआ उसको कहेंगे हम काव्य दोष। अब ये काव्य दोष कौन कौन से हैं तो आपका जो सिलेबस है उसमें मेंशन है कि लिखा हुआ है कि कौन सा काव्य दोष है। जैसे हम बात करें ग्राम्यत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष, सभी दोष जो है वो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं और नाम से ही स्पष्ट है। नाम से कैसे स्पष्ट है कि ग्राम्यत्व मतलब कि ग्रामीण बोलचाल, ग्रामीण बोलचाल के शब्द, अगर किसी काव्य में ग्रामीण बोलचाल के शब्द आ जाते हैं तो वहां पर ग्राम्यत्व दोष होता है। क्लिष्टत्व दोष की बात करें तो अर्थ इतना क्लिष्ट होता है कि सहज समझ में नहीं आता है। आपके सिलेबस में आप देखना कि क्लिष्टत्व दोष लिखा हुआ है। क्लिष्टत्व दोष में क्या होता है कि अर्थ सहज समझ में नहीं आता है। हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम उसमें न रति फेर, हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम उसमें न रति फेर। अब यह क्लिष्टत्व दोष है। कैसे हैं कि हेम सुता यानी हेम यानी हिमालय, सुता यानी कि उनकी पुत्री। अब हिमालय की पुत्री कौन है? हिमालय की पुत्री है पार्वती, यानी कि हिमालय की पुत्री पार्वती। हेम सुता पति, पति यानी कि उनके पति कौन है तो यानी कि पार्वती के पति है शिव। पति वाहन, वाहन कौन है? वाहन है उनका जो प्रिय वाहन है। हेम सुता पति वाहन प्रिय, यानी कि उनका प्रिय वाहन कौन सा है तो नंदी है। तुम उसमें न रथी है, तुम में और उसमें अंतर नहीं है, यानी कि नंदी है। नंदी क्या है? बेल है, और तुम बेल हो, बेल का मतलब तुम मूर्ख हो, यानी मूर्ख में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। अब ये बात कहने के लिए इतनी लंबी लाइन लिखी तो अर्थ जटिल है, अर्थ क्लिष्ट है, इसलिए क्लिष्टत्व दोष उत्पन्न हो गया। यही होता है काव्य में कि जब कोई ऐसे शब्द आ जाए, ऐसा कोई वाक्य आ जाए जो उसमें दोष उत्पन्न करे तो वहां पर क्लिष्टत्व दोष होता है। तो ये जो भी है दोष देखना। उसके बाद में हम बात करें तो रस है, जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही हम बात करें कि रस है। अब रस जब आप पढ़ोगे तो रस में आप देखना है कि दो तरह से हम बात कर लेते हैं। एक तो है कि रस के अंग, रस के अंग, एक को हमने बांटा है कि रस के अंग के अंतर्गत। अब रस के अंग जो है वो क्या है तो रस के अंग के अंतर्गत आप जो देखोगे कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसमें कि स्थायी भाव, स्थायी भाव। अब जैसे 9 रस की कल्पना की है, कुछ साहित्यकारों ने 11 रस भी बताए हैं, भक्ति भी बताया, ऐसे अलग करके 11 रस की कल्पना भी की है। तो रस की यदि हम बात करेंगे तो रस में ध्यान रखना है कि स्थायी भाव है। स्थायी भाव का मतलब क्या होगा? स्थायी है, परमानेंट है, और ये नहीं हुआ तो फिर रस नहीं है।
तो जब भी कोई रस आ जाए आपके, तो आपको ये देखना है कि उसका स्थायी भाव कौन सा है। यदि रुद्र रस लिखा हुआ है तो आप देखिए कि वहां क्रोध तो नहीं है, उन वाक्यों में कहीं क्रोध तो नहीं है। यदि हास्य रस आ जाए तो आप उनको पढ़ना पदों को कि कहीं हंसी तो उत्पन्न नहीं हो रही। तो स्थायी भाव जो है, स्थायी भाव हमेशा हमेशा रहेगा, और नहीं रहेगा तो फिर रस जो है वो नहीं रहेगा। स्थायी भाव हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर रस नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना आप। तो स्थायी भाव है। फिर हम बात करते हैं इसी में कि संचारी भाव है। एक तरफ प्रश्न तो इधर का बनता है, दूसरी तरफ जो है रस का बनता है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। स्थायी भाव है। फिर संचारी भाव, संचारी भाव, इसके बाद में कौन सा है तो संचारी भाव है। ठीक है, तो रस हो गया, रस के अंग हो गए। ठीक है, रस के अंग के स्थायी भाव है, संचारी भाव है। संचारी भाव क्या है कि संचरण करते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ऐसा कोई स्थायी नहीं है। अब आते रहते हैं, जाते रहते हैं किस प्रकार है कि सूक्ष्म होते हैं, क्षणिक होते हैं, आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इनके लिए कहा जाता है कि ये ओस की बूंद की तरह होते हैं कि जब वो ओस की बूंद होती है थोड़े समय के लिए रहती है, उसके बाद में समाप्त हो जाती है। तो एक रस में अनेक संचारी भाव हो सकते हैं। ये तो एक तो ये ध्यान रखना कि कोई भी रस होगा तो उसमें अनेक संचारी भाव, जैसे गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, जाड्य, चपलता, चिंता, पीड़ा, व्याधि, विवोध, वितर्क, विषाद, दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, आलस, उत्सुकता, उन्माद। इस तरह से ये जितने भी मैंने बात की ना, आलस, उत्सुकता, उन्माद, ये प्रत्येक अलग अलग संचारी भाव है। और संचारी भावों की संख्या जो मानी गई है वो कितनी मानी गई है तो 33 संचारी भाव जो है वो बताए गए हैं। उसके बाद में अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संचारी भाव की कल्पना की है, वो भी जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तब उसके अंतर्गत जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो संचारी भाव की बात की हमने। फिर एक आता है इसमें विभाव, एक इसमें आता है अनुभाव। विभाव, अनुभाव, विभाव और अनुभाव, अनुभाव, विभाव और अनुभाव। फिर और इसमें हम बात करेंगे तो आश्रय, आश्रय। इस तरह से आप देखिए कि 1 2 3 4 5 आश्रय, जिसके मन में भाव जागृत होता है वही होता है आश्चर्य। तो आश्चर्य के अंतर्गत। फिर दूसरी तरफ हम बात करें तो इसमें क्या होंगे कि कोई भी पद आएगा, कोई भी पद होगा और पद के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा कि इस पद में कौन सा रस है। थोड़ा सा समझना इसको, अभी हल हो जाएगा ये, इसके लिए पूरी कक्षा भी नहीं देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी पद होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रस है, रस जो है वो कौन सा है। ठीक है, कौन सा रस इसमें आया है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी रस पूछा जाए तो आपको उस रस का स्थायी भाव कौन सा, माना कि आपके विकल्प में दिया हुआ है भयानक रस दिया हुआ है या फिर श्रृंगार दिया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि भयानक में भय होता है और भय होता है तो यानी कि उसमें देखना है आपको कि भय किसमें उत्पन्न हो रहा है। यूं नहीं कि आप जो है भयानक खोजने लग जाए, आपको स्थायी भाव खोजना है। क्योंकि रस की प्रतीति जो होती है, रस जो पता चलता है कि कौन सा रस है, तो वो भयानक रस की हम बात करेंगे तो वो भय यानी कि स्थायी भाव से ही पता चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि स्थायी भाव से ही रस की प्रतीति होती है। तो रस में जो है, एक तो हम परिभाषा देख लेंगे, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, कौन सा रस है, वो सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं इसी में। छंद, छंद जो है वो भी आपके पहले से डिफाइन है, पहले से सिलेबस में बता रखा है कि कौन से छंद हैं, कौन से छंद नहीं है। जैसे इसमें हम अलग अलग बात करें तो इसमें एक तो आपके जैसे कि आप य माता राज भानस लगा, इस तरह का ये पढ़ लोगे, य माता राज भानस लगा, ये सूत्र याद करेंगे। ये पहले ही आपने कक्षा 11-12 से अगर साहित्य रही है तो आप पढ़ते आए, ये माता राज भानस लगा। ये क्या है कि मात्राओं के संबंध में होता है। छंद जो पता चलेगा आपको, छंद आपको मात्राओं से पता चल सकता है, छंद आपको वर्णों से पता चल सकता है। तो यानी कि इसमें आप मात्रिक भी पढ़ोगे, मात्रिक छंद भी पढ़ोगे, और इसमें आप जो है वो वर्णिक, वर्णिक छंद जो होता है वो वर्ण से संबंधित होता है।
वर्णिक छंद जो होता है वो वर्ण से संबंधित होता है, तो यानी कि इसमें जो वर्ण गिने जाते हैं और इसमें मात्राएं गिनी जाती है। अब वर्ण गिने जाते हैं, मात्राएं गिनी जाती है, तो ये मात्राएं कैसी होती है, मात्राएं किस प्रकार लगती है, किसकी एक मात्रा गिनी जाती है, किसकी दो, यानी किसकी लघु मात्रा होती है, किसी गुरु मात्रा होती है। क्या चंद्र बिंदु पर गुरु मात्रा आती है या लघु मात्रा आती है, क्या अनुस्वार पर लघु आती है या गुरु आती है, क्या अर्धवर्ण पर कौन सी मात्रा आती है, ये सारे सवालों के जवाब जो है जब हम आपको मात्रिक छंद और वर्णिक छंद पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा कि कौन सा है। आगे बढ़े इसी में कि छंद के अंतर्गत हम अनेक बातें, जैसे चाहे दोहा है, सोरठा है, रोला उल्लाला, जो जो भी आपके सिलेबस में है। रोला उल्लाला तो आपके द्वितीय श्रेणी वाले में तो नहीं है, लेकिन जैसे कि हरि गीतिका है या फिर जो भी सवैया है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जो है आपके काव्य शास्त्र का सिलेबस जो है वो हुआ कि इसमें काव्य शास्त्र से संबंधित अलग अलग जो बातें हैं, अलग अलग हम खंडान्वयन विधि जो है, खंडान्वयन विधि के माध्यम से ये हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी में हम बात करें तो एक जो बड़ा पार्ट आता है आपके, वो आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास की हम बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ा है। आपके लगभग प्रश्न जो आते हैं वो 35 से 40 के बीच में आते हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो किन किन में उपयोगी है। ये आप देखिए, स्लाइड देखिए आप, कि अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपने ढंग से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास आपको जन्म जन्मांतरों का काम कर देगा। जन्म जन्मांतर क्यों कहा गया है कि अगर आप विषय व्याख्याता बनेंगे किसी विषय में या जैसे हिंदी विषय में, तो ये सब में काम आएगा। जैसे हम बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी अगर आपका पीजी कंप्लीट है, पीजी मतलब आपने एमए कर रखा है, और एमए करने के बाद में आप चाहते हैं कि मैं नेट का एग्जाम दूं जो एनटीए करवाता है। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, पहले यूजीसी करवाती थी, अब एनटीए करवाती है। पहले बीच में सीबीएसई भी करवाने लगी थी। तो इसके द्वारा जो नेट जेआरएफ होता है वो इसके माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से हो जाती है। मेरी जो जेआरएफ हुई थी वो हिंदी साहित्य के इतिहास अच्छे से पढ़ा था, जेआरएफ हो गई। तो हिंदी साहित्य के इतिहास इतना उपयोगी है। तो नेट जेआरएफ के लिए आरपीएससी जो है इसको स्लेट भी बोलते हैं और सेट भी बोलते हैं। ज्यादातर जो लोकप्रिय नाम है वो सेट है कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, ये राज्य पात्रता परीक्षा है। तो आरपीएससी जो सेट का एग्जाम लेती है उसमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास आपके समान रूप से उपयोगी है। फिर हम बात करें कि सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कॉलेज एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, कॉलेज शिक्षा की बात कर रहा हूँ। साहित्य का इतिहास अच्छे से पढ़ा तो ये जो है आपके किसमें काम आ गया, सहायक आचार्य के अंतर्गत भी काम आ गया। तो इसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। फिर हम बात करें कि व्याख्याता प्रथम श्रेणी, यानी कि आप स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं, अगर आपने पीजी कर रखा है हिंदी विषय में और स्कूल व्याख्याता के लिए या प्राध्यापक के लिए जो आप एग्जाम देते हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए जो एग्जाम देते हैं, फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए भी ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो उपयोगी है। इसके अलावा अगर यदि हम बात करें तो इनके अलावा भी आपके हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो कहाँ कहाँ उपयोगी है। तो देखिए, सेकंड ग्रेड टीचर वाला जो एग्जाम देते हैं आप, यानी कि ये जो देखते हैं द्वितीय श्रेणी अध्यापक हिंदी, इसमें लगभग आपके 35 से 40 प्रश्न जो है वो आते हैं। तो अभी आप जान पाए होंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो आपके लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, फिर हम इसमें देखें कि अभी जो हम बात कर रहे थे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास जो हम बात कर रहे थे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको किस तरह से आपको करना है, तैयार करना है। अभी विधि की बात कर रहे थे, शिक्षण विधि की, कि खंडान्वयन विधि, खंड खंड करते हुए आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छा समझ में भी आएगा और आपकी तैयारी जो होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। कैसे, देखो आप, हिंदी साहित्य का इतिहास है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, ये इतिहास जो है लेखन का प्रयास किसने किया, यानी कि साहित्य इतिहास लेखन, इतिहास लेखन की बात करेंगे, इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन।
अब इतिहास लेखन के अंतर्गत जो है, पहले तो हम प्राचीन की बात करेंगे कि जाने अनजाने में, प्राचीन यानी कि जाने अनजाने में किसी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख तो नहीं दिया, या फिर जाने अनजाने में किसी ने ऐसा कोई कविव्रत संग्रह तो तैयार नहीं कर दिया, तो वो हम देखेंगे। जाने अनजाने कहें या जानकर करें, तो जैसे 252 वैष्णव की वार्ता है, 84 वैष्णव की वार्ता है, या फिर भक्तमाल की हम बात कर रहे हैं, ऐसी अनेक रचनाएं हैं तो जिनमें साहित्यिक इतिहास से संबंधित कुछ कवियों की जानकारी मिलती है, लेकिन वो संपूर्ण रूप से एक परिपाटी में नहीं उतर पाती है, इसलिए हमने साहित्यिक इतिहास का नाम उसको नहीं दिया। फिर हम बात करेंगे कि इतिहास लेखन के अंतर्गत ही जिन जिन साहित्यकारों ने इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, चाहे वो गारसद तासी हो, शिव सिंह सेंगर हो, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या नगेंद्र, या फिर आचार्य प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त, नलिन विलोचन, जो भी अनेक साहित्यकार जो हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उन सब की हम इसमें चर्चा करेंगे। फिर आगे वाला स्टेप, आगे वाला क्या कि जब साहित्य के इतिहास का लेखन हो गया और इतिहास लेखन के बाद में सबसे पहले कहा कि इसका जो पहला जो काल होगा, उस पहले काल को हम बात करेंगे कि पहला काल जो है वो कौन सा है, तो वो आदिकाल है। पहला काल जो है वो कौन सा है, तो आदिकाल है। अब आदिकाल जो है, आदिकाल के अंतर्गत हम बात करेंगे तो आदिकाल का एक तो जो आरंभ है, पहले ही हमने इतिहास लेखन में बात कर ली कि सर्वमान्य तथ्यों के अनुसार विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 ये आदिकाल का कालक्रम माना गया है। तो आदिकाल जो है उसको किसने क्या कहा, अगर केवल हम आदिकाल का ही वर्गीकरण करें तो सामान्य रूप से आदिकाल बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक तो हम बात करेंगे कि इसमें नामकरण की। अब नामकरण के अंतर्गत आप 10, 12, 15 ऐसे नामकरण याद कर लो कि बीजोपन काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, अभ्रंश काल किसने कहा, शून्य काल किसने कहा, प्रारंभिक काल किसने कहा, आरंभिक काल किसने कहा, वीर गाथा काल किसने कहा, वीर काल किसने कहा, शून्य काल, संधि काल एवं चारण काल, जो भी नाम है वो सारे नाम जो है आप इसके अंतर्गत याद कर लो, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। फिर हम दूसरी बात करें इसमें कि इसमें जो साहित्यकार हैं तो यानी कि प्रथम कवि किसको मानेंगे, प्रथम कवि जो है वो हम इसके अंतर्गत किसको स्वीकार करेंगे। ये जो है सरहपा है, स्वयंभू है, या फिर मुंज है, भोज है, या विद्यापति है, या फिर अब्दुल रहमान है, जो कौन है पहला कवि जो है वो कौन हुआ, तो पहला कवि कौन हुआ ये आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करें कि पहला कवि की बात कर ली तो प्रथम रचना कौन सी है, प्रथम रचना जो है वो श्रावकाचार है या नहीं है। अगर श्रावकाचार है तो श्रावकाचार का रचनाकार कौन है, श्रावकाचार जो है वो कब लिखी गई, श्रावकाचार में क्या वर्णन किया गया है, ये सारी चीजें। फिर इसकी जो साहित्य है, साहित्य अलग अलग श्रेणी में विभाजित है। साहित्य जो है वो अलग अलग श्रेणी में, क्योंकि अपने एग्जाम में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, तथ्य जो है वो ज्यादा रहते हैं, फैक्ट ज्यादा आते हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड जो अनुप्रयोग से संबंधित होता है वो कम होता है, इसलिए फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, तथ्य अच्छे से याद रखना है। देखिए, एक तो हम बात करते हैं इसमें रासो साहित्य की, किसकी बात कर रहे हैं, तो रासो साहित्य। एक जो हम इसमें बात कर रहे हैं रासो साहित्य के अलावा हम बात करें तो रास साहित्य। जो रास साहित्य जो है, रास साहित्य जो जैन साहित्य है, रास साहित्य, ये जो रासो है वो वीरगाथात्मक साहित्य है। या हम इसमें बात करें कि जो सिद्ध साहित्य है, बौद्ध या सिद्ध साहित्य, बौद्ध या सिद्ध साहित्य की बात कर रहे हैं। या फिर हम बात करें इसमें कि नाथ साहित्य, नाथों की जो रचना है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल कौन है, या जिन्होंने गोरखबानी लिखी है वो कौन है, तो इस तरह की बात जो है हम इसमें करेंगे। फिर इसी में आता है कि आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य, स्वतंत्र साहित्य। अब स्वतंत्र साहित्य की बात करें तो इसमें लौकिक गद्य भी आता है और लौकिक पद्य भी आता है, लौकिक गद्य और लौकिक पद्य, लौकिक गद्य और पद्य, लौकिक गद्य और लौकिक पद्य।
तो इसमें आप जैसे देखेंगे कि ढोला मारूरा दुआ है, तो ढोला मारूरा दुआ जो है वो किस में आएगा, ठीक है। तो जो सोरठ यारो दुहो भलो भली मरवणे री बात जोबन छाई छाई पड़ी तारा छाई रात, तो इस तरह का जो लिखा गया वो किसमें लिखा गया है। फिर इसी में बात करेंगे हम अपभ्रंश की, अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, क्योंकि देखो कि हिंदी का जो विकास हुआ है, विकास क्रम की हम बात करें तो पहले संस्कृत थी, जो जननी माना गया उसको माना गया, संस्कृत को माना गया है। संस्कृत के बाद में आगे जो भाषा आई वो कौन सी बनी, तो संस्कृत के बाद में पाली, पाली आई जो बौद्धों की भाषा है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक जो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक जो लिखे गए हैं वो पाली के अंतर्गत लिखे गए हैं, तो पाली है। पाली के बाद में जो भाषा आती है वो आती है प्राकृत। प्राकृत आती है लगभग 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो है प्राकृत है। प्राकृत जो जैन से संबंधित है, जैन साहित्य जो रचा गया है वो प्राकृत में रचा गया है, तो प्राकृत हो गई। फिर यदि हम बात करें इसमें तो प्राकृत के बाद में जो आई है वो आई है अपभ्रंश। कौन सी आई है, तो अपभ्रंश। अब ये जो अपभ्रंश की बात कर रहे हैं ये लगभग 1000 ईस्वी के आसपास, 500 से 1000 ईस्वी के आसपास जो है वो अपभ्रंश है। और अपभ्रंश में हम अलग अलग अपभ्रंश पढ़ेंगे, मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, शोरसेनी है, तो इस तरह से अलग अलग जो भी पढ़ेंगे। शोरसेनी अपभ्रंश से जैसे पश्चिमी हिंदी से जो जो भाषाएं लिखी है निकली है, ब्रज है, बुंदेली है, बांगरू है, खड़ी बोली है, कोरवी है, इस तरह से जो भी भाषाएं निकली है वो पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं भाषा का प्रभाव एकदम से तो परिवर्तित होता नहीं है, भाषा का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे ही अपना रंग जो है वो छोड़ता है, अपना जो भी रूप है वो उसके ऊपर बना रहता है। तो यही बात हम कर रहे हैं कि अपभ्रंश साहित्य जो है, यानी कि 1000 ईस्वी तक जो है अपभ्रंश विद्यमान थी। तो ऐसा तो है नहीं कि 1000 ईस्वी जैसे ही आई और उसके बाद में पढ़ना आरंभ कर दिया। तो इसमें जो भी अपभ्रंश रचना आएगी, चाहे वो आपके धनपाल हो, चाहे वो धनपाल हो, भविष्य तक कहा, ठीक है, धनपाल हो, या फिर जैसे भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, इस तरह से, या फिर हेमचंद्र हैं आपके, हेमचंद्र जिन्होंने छंदोनुशासन, शब्दानुशासन ऐसी रचनाएं लिखी है। एक जो इन्होंने, इनका जो प्रसिद्ध कथन है, प्रसिद्ध जो आता है कि भल्ला हुआ जो मारिया, वो मुंज की है, लेकिन एक इनका जो आता है उसमें कि नायिका जो है वो कह रही किस तरह प्रिय संगमी कऊ निंदड़ी, नायिका कह रही किस तरह से उसकी नींद जो प्रभावित हुई है। ये हेमचंद ने लिखा है कि प्रिय संगमी कऊ निंदड़ी प्रिय परखवे क्यों, मई निंदई निंद या निंदन एवं तेव, यानी मई वितरे वितरासिया निंदन एवं तेव, इस तरह से जो भी लिखा गया है वो अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत आता है। चाहे इसमें पुष्पदंत हो, चाहे धनपाल हो, चाहे अलग अलग दूसरे कवि जो है वो आते हैं, स्वयंभू हो, स्वयंभू छंद जो लिखा है, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये हमने आदिकाल की बात की थी कि आदिकाल जो है, जब हम आपको पढ़ना होगा कि आदिकाल, और आदिकाल जैसे आप पढ़ोगे तो आदिकाल में आपको जो है पता चल जाएगा कि आदिकाल जो है उसमें हमें एक तो नामकरण के बारे में ध्यान रखना है कि आदिकाल काल में किसने क्या क्या नाम दिया है वो ध्यान रखेंगे। एक प्रथम कवि के बारे में ध्यान रखेंगे कि प्रथम कवि कौन हुआ कौन नहीं हुआ। एक प्रथम रचना की हम बात करेंगे कि प्रथम रचना जो है वो किसको माना गया है, सर्वमान्य कौन सी है, किसने किसको माना, अलग अलग बात करेंगे। फिर साहित्य के अंतर्गत हम बात करेंगे तो साहित्य का अलग अलग, जैसे रासो साहित्य है, राज साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, या फिर आगे हम बात करें इसमें तो स्वतंत्र साहित्य है जिसमें लौकिक गद्य है, लौकिक पद्य है, और अपभ्रंश साहित्य है। और अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं और प्रमुख रचनाएं जो है वो कौन कौन सी है। फिर इसी के बाद में हम बात करेंगे कि इसके आदिकाल की प्रवृत्तियां, आदिकालीन प्रवृत्तियों की बात करेंगे। प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं, आदिकालीन प्रवृत्तियां, और प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं कौन कौन सी रही हैं आदिकाल की। क्योंकि विशेषताओं से भी, वैसे तो क्या प्रत्येक बिंदु की हम अलग अलग विशेषताएं पढ़ लेंगे। रासो साहित्य है तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, रहस्य से किसने मानी है, नहीं है, या रास से किसने मानी, रासक से किसने मानी, ऐसे अलग अलग जो भी है वो पढ़ लेंगे। प्रवृत्ति कौन सी है रासो साहित्य की, वीर गाथात्मक कैसा, वो भी पढ़ लेंगे। लेकिन समग्र रूप से भी हम इनकी प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, पढ़ेंगे इनको। आदिकाल के बाद में हम बात करें तो जैसे कि दूसरा जो माना गया है वो भक्ति काल, भक्ति काल,
ज्यादा डिटेल में यहाँ पर हम बात कर नहीं करते हैं। भक्ति काल जो है, भक्ति काल का उदय, भक्ति का उद्भव कैसे हुआ, भक्ति का उदय कैसे हुआ, भक्ति कितने तरह की है, सगुण भक्ति है या निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति है तो वो राम भक्ति धारा है या कृष्ण भक्ति धारा है। निर्गुण है तो वो संत काव्य है या सूफी है, या फिर हम बात करें कि वो ज्ञानाश्रयी है या प्रेमाश्रयी है। तो इस तरह से अलग अलग कबीर किस में आते हैं, जायसी किस में आते हैं, तुलसी किस में आते हैं, या फिर सूरदास जो है किस में आते हैं, कुम्मन दास है, परमानंद दास, ये जितनी भी अलग अलग जो कवि हैं वो सारे हम भक्ति काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। और भक्ति काल की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, भक्ति काल में कौन सा साहित्य रचा गया है, सारा इसके अंतर्गत बात करेंगे। इसके बाद में जो तीसरा काल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रीति काल। अभी मैं इनका कालक्रम की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। इनका जैसे 1375 से 1700 विक्रम संवत है, 1700 से 1900 है रीति काल। देखिए रीति का मतलब होता है ढंग। रीति क्या होती है, रीति ढंग को प्रदर्शित करती है। अब ढंग कौन सा, साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य में क्या ढंग आएगा, तो यहाँ रीति का मतलब कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। इसमें जो बात करेंगे कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की बात की है, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ जो है वो लिखे हैं। अब लक्षण ग्रंथ कैसे, लक्षण ग्रंथ यानी कि काव्यांग निरूपण। एक तो ध्यान रखना लक्षण ग्रंथ है, दूसरा हम बात कर रहे हैं काव्यांग निरूपण। काव्यांग निरूपण क्या है, तो यानी कि काव्य के बारे में जो है वो बताया गया है कि काव्य के कौन कौन से लक्षण है, काव्य का अलंकार कौन सा, जैसे किसी ने अलंकार सर्वस्व लिखा है, छंदों से संबंधित लिखा है, वो इसमें आता है। तो इसके अलग अलग वर्गीकरण हो जाएंगे, चाहे हम रीति बद्ध की बात कर लेंगे, रीति सिद्ध की बात कर लेंगे और रीति मुक्त की बात कर लेंगे। मुक्त अगर एक एक लाइन में याद रखना है आपको, तो जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, जिनको लक्षण ग्रंथों की जानकारी थी, जो लक्षण ग्रंथों के यानी कि रीति के बंधन में बंधे हुए थे, तो वो कौन से रीतिबद्ध हो गए। जिन्होंने अलग से कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, काव्य में लक्षण यानी कि काव्यांग निरूपण किया, वो सिद्ध हो गए। जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं अलग से कुछ और न ऐसा कोई प्रयोग किया, न कोई विशेष जानकारी, तो वो मुक्त हो गए। तो इस तरह से अलग अलग जो है। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि आधुनिक काल। आधुनिक में हम क्या है कि अलग अलग पार्ट कर लेंगे। आधुनिक में सबसे अधिक परिवर्तन जो है वो आधुनिक में, यानी यूं समझो कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल पूरा एक तरफ, आधुनिक काल पूरा एक तरफ। पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी देखें या हम जो प्रश्नों की संख्या से भी देखें, एग्जाम में कितना वेटेज है उस दृष्टि से भी देखें हम, तो आदिकाल पूरा। क्योंकि आदिकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है हिंदी गद्य का उद्भव हुआ है। अब गद्य का उद्भव हुआ है, तो गद्य का उद्भव हुआ है तो गद्य में क्या क्या चीजें, गद्य की विविध विधाएं हैं, गद्य की अनेक विधाएं जो है वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अनेक कवि जो है हम इसके आधुनिक काल के अंतर्गत जो है पढ़ेंगे। अनेक कवि जो है उन्होंने भी अलग अलग काल के अनुसार बांटा है। नकेनवाद क्या है, प्रपद्यवाद क्या है, या फिर हम तार सप्तक क्या है, सारी अलग अलग, छायावाद क्या है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सारी ये जो चीजें हैं वो हम अलग अलग से खंड करते हुए पढ़ेंगे। ये जो हमने बात की हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से उपयोगी है। फिर आगे हम बात करें तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार एक है आपके शिक्षण विधियां। पहला हमने देखो व्याकरण की बात की थी, पहले हमने किसकी बात की थी, व्याकरण की बात की। व्याकरण के बाद में हमने कौन सी बात की, व्याकरण के बाद में हमने बात की काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र के बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद में हम बात कर रहे हैं अभी स्नातक स्तरीय वाली बात कर लेते हैं। स्नातक स्तरीय नाम इसको स्नातक स्तरीय दिया गया है क्योंकि इसमें अलग अलग विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी है, या कोई जो संपूर्ण रचना है, जैसे कहानी है, निबंध है, नाटक है, तो या उपन्यास है, ऐसे जो भी हम बात करें। तो जैसे खून का टीका है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र खून का टीका, तो उसकी संपूर्ण जानकारी है। लहरों के राजहंस जो कि मोहन राजकेश का नाटक है, तो संपूर्ण जानकारी है। या फिर हम बात करें कि शुक्ल का कोई निबंध है, लोभ और प्रीति है, श्रद्धा और भक्ति और उत्साह, ये 3 निबंध जो अपने सिलेबस में है, तो उनकी संपूर्ण जानकारी है। ऐसे जो है वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। स्नातक स्तरीय में प्रत्येक में से 1 से 2 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। स्नातक स्तरीय के अंतर्गत हम बात करेंगे तो पहले में से प्रत्येक में से जो है वो 1-1, 2-2 प्रश्न जो है वो आते रहते हैं। और 1-2 प्रश्न जो है वो बहुत मायने रहते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते ही आपका जो है गागर जो है वो सागर के समान भर जाएगा। ठीक है, ज्ञान में काफी अभिवृद्धि होगी। तो स्नातक स्तरीय हो गया, लगभग 30 से 35 के बीच में प्रश्न आते हैं। इस पूरे की पार्ट की हम बात करेंगे तो पूरे पार्ट के अंतर्गत जो है वो आपके
30 से 35 प्रश्न जो है वो आएंगे। आपका जो ऐप है उसमें ये सारे जो कक्षाएं हैं, सारी कक्षाएं आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं इसमें शिक्षण वीडियो की। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां आपके L2 में भी आती हैं और L1 में भी आती है, सब में आती है जो तैयारी करते हैं। तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत बात करें तो लगभग इसमें 20 प्रश्न आते हैं। 20 के 21 तो नहीं होते हैं, 20 के 18 हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो 20 प्रश्न जो है वो इसमें सेकंड ग्रेड टीचर वाला जो एग्जाम है, सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम, उसमें ये आते ही है। अब इसमें हम बात करें तो इसमें आपको समझना है अच्छे से, जो भी शिक्षण विधि है उसको अच्छे से, रसास्वादन है तो रसास्वादन क्या होता है, आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, सारा इसको शिक्षण विधि को आपको अच्छे से समझना। तो ये कुल मिला के हमने जो भी बात की वो 150 प्रश्नों की बात की। 150 प्रश्न किस विषय वस्तु से या किस विषय वस्तु के एक छोटे से अंग में से, छोटे से एक बिंदु के ऊपर से कितने प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे और किस तरह से हम ऐप के माध्यम से और हम अच्छे से ज्ञान अर्जित करेंगे। मैं इसलिए कि मैं आपको बताऊंगा, आपका ज्ञान अर्जित करना ही मेरे समान ज्ञान अर्जित करने के समान ही है। तो यानी कि हम बात करें कि हिंदी साहित्य की पूरे की बात करें, हिंदी साहित्य के द्वितीय, हिंदी साहित्य इसलिए कह रहा हूँ कि सेकंड ग्रेड में अधिकांश जो पार्ट है वो साहित्य का ही पार्ट है। तो आप इतिहास पढ़ें या स्नातक स्तरीय पढ़ें तो ये साहित्य के अंतर्गत ही आता है। तो इसकी जो 300 प्रश्न, 300 अंक है, 300 अंक, आप अगर आपने ऑफलाइन कक्षा भी पढ़ी है, आप अगर ऐप के माध्यम से भी पढ़ रहे हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जो अंक हैं वो स्कोर जो होगा आपका 250 प्लस ही रहेगा। और आप पिछली कट ऑफ की ऐसे बात करें तो इनके अकॉर्डिंग बात करें तो इनमें जो है आप देखेंगे कि लगभग प्रश्न जो है वो आपकी जो कट ऑफ गई है उससे ज़्यादा प्रश्न आपने कक्षाओं में पढ़े हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी भी करना, ये सब आप इसको देखना। अगले जो पार्ट में हम बात करेंगे, हम जो शुरुआत करेंगे वो हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की। ठीक है, तो ये जो हमने एक बार सिलेबस की संपूर्ण परिचर्चा की, किस तरह से आपके ऐप पे ये उपलब्ध होगा, ये सारे जो है, और किसी भी प्रकार की शंका हो, समाधान हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ऐप पर अब आपके जो है ऐप पर लाइव कक्षाएं या रिकॉर्डेड कक्षाएं जो है आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पर कुछ कक्षाएं हो सकती है, संपूर्ण नहीं हो सकती है, तो आपके ऐप पर जो है वो संपूर्ण कक्षाएं रहेगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, तैयारी करना, और निश्चित रूप से ये आपकी तैयारी जो है उसको काफ़ी आगे तक ले जाएगी। और आपका भी यही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो, हमारा भी यही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो। तो अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, थैंक यू।